मित्रों नमः संस्कृताय। देखिए, कल की क्लास में हमने एक संस्कृत के विषय में जो भूमिका बनाई, अब उसके आगे हम क्लास अगली प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िए और कुछ भी दिक्कतें हो रही आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। हम सारे कमेंट आपके देखेंगे, आपके हर एक कमेंट का जवाब भी देंगे। आपसे डायरेक्ट हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप बताइएगा। संस्कृत सब्जेक्ट बहुत सरल नहीं है तो बहुत कठिन भी नहीं है, आपको आराम से आ जाएगा। बस आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस मन से आप पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा कभी कभी देखिए, कुछ चीज़ें बताने के लिए थोड़ा सा कठिन शब्द आ जाते हैं तो आपको लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं होगी। हर चीज़ को मुझे तोड़ के बताना ही है। हाँ, हर चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी शब्द को तोड़कर बताना है कि इसमें धातु कौन सी है, इसमें प्रत्यय कौन सा है और इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो ये बाद में आपके जानने की चीज़ें हैं, बाद में आपको जानना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से आप जाने रहेंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को यदि अभी से आप ग्रहण करते चलेंगे, आगे चल के सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए आपको ज़रूरी है कि हर बात पर ध्यान दें और बिल्कुल टेंशन लेने की और लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस मन से लगे रहिए। एक्सीड परिवार में जिस तरह से आपने अपना विश्वास जताया है, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस विश्वास के साथ हम आगे की क्लास पे आपको ले चलते हैं। आज मैं माहेश्वर सूत्र के बारे में बताऊंगा। कल की क्लास में भूमिका के तहत मैं माहेश्वर सूत्र तक आपको बता चुका था, माहेश्वर सूत्र नहीं बताया गया था। आज माहेश्वर सूत्र बताना है। माहेश्वर सूत्र बताएंगे, इसके बाद आपको देखिए, माहेश्वर सूत्र जानना संस्कृत में सबसे अहम भूमिका है। जैसे शरीर को खड़ा रखने के लिए मैंने बताया था कि एक मेरुरज्ज या रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, उसी तरह पूरे संस्कृत व्याकरण को खड़ा रखने के लिए या पूरे संस्कृत व्याकरण को जानने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र की ज्ञान रखना, माहेश्वर सूत्र के बारे में ज्ञान रखना अति आवश्यक है। इसलिए मित्रों, बहुत मन से आपको इसको ध्यान देना है। माहेश्वर सूत्र जितना आप मन से ध्यान देंगे, जितना मन से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, उतना आपके प्लस पॉइंट बने रहेंगे। इसलिए आगे चलते हैं, हम बताते हैं आपको माहेश्वर सूत्र क्या है, ठीक है। सर ये क्या हो रहा, अच्छा माहेश्वर सूत्र पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, माहेश्वर सूत्र में क्या होता है। ये जितना भी माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। मैं आपको बता दूं पहले से, माहेश्वर सूत्र में जो 14 सूत्र हैं ये सारे वर्णों पर आधारित हैं। वर्ण क्या होता है ये भी आपको जानने की बात है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आप जान लीजिए। पूछ नहीं सकता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इतना तो याद रखिएगा, वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन ये वर्ण है, तो माहेश्वर सूत्र वर्ण में होता ही है, तो इसको माहेश्वर सूत्र को वर्ण समाम्नाय भी इसीलिए कहते हैं। तो वर्णों में जो सूत्र होते हैं वो क्या है, वर्ण समाम्नाय। उसी को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसी को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, उसी को चतुर्दश सूत्र कहते हैं, उसी को तमाम तरह से अपने अपने तरह से लोग विद्वानों ने नाम दिया। माहेश्वर सूत्र, वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, हाँ शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। इस तरह से ये सारी बातें आपको जानना चाहिए, क्योंकि पूछ भी सकता है, कभी कभी पूछ लेता है वर्ण समाम्नाय में कितने सूत्रों का परिकलन किया गया है, आपको यही जानना जरूरी है। वर्ण समाम्नाय में कितने सूत्रों का परिकलन किया गया है, 14 सूत्रों का, ठीक है। जो भी आपको दिक्कतें हैं आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा, हम आपको बता दें। जो भी दिक्कतें होंगी हम आपकी सॉल्व करेंगे। दिक्कत जो भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा जरूर। माहेश्वर सूत्र हम लिख देते हैं, आप भी नोट करिएगा। पहला है आ ई उ ड़,
माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है ऐ उड़, दूसरा है री लिरिक, तीसरा है ए ओंग। आप भी उच्चारण करते रहिए ए ओंग। जो अक्षर लिखे जा रहे हैं वो आपको भी ध्यान देना है, आपको भी मन से पढ़ना है। जैसे ये आ ई उड़, री लिरिक, ए ओंग। चौथा है आ ऐ औच। 4 सूत्र हो गए। 4 सूत्रों के अंतर्गत हम पूरे स्वरों को रख दिए हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। आपको एक एक वर्ड को पढ़ेंगे तब आपको याद भी हो जाए, क्योंकि याद करना आपको बहुत मस्ट है, याद करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए एक एक अक्षर को पढ़ेंगे। आ ई उड़, री लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, ऐ औच। ठीक है, अब 5वां सूत्र हम बता दें आपको। हय वरट। 5वां सूत्र क्या है? है वरट। 6ठा सूत्र क्या है? लड़। 7वां सूत्र क्या है? यमंगणनम। 'यमंगणनम' ये इया है, म है, अंगा है, अड़ा है और न है, म है। इसी तरह ह य व र ट लड़ अमंगणनम। 8वां सूत्र पर चलते हैं। ये है झभई। झभई। फिर है 9वां घ ढ ध श। मूर्धन्य श है हलंत में। घट 10। 10वां है ज ब ग ड द श। जब गड दश। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जिस ठाकुर साहब ये कमेंट कर रहे हैं, जो इया के ऊपर जो है आपने अनुस्वार लगाया, ये अनुस्वार नहीं होगा। इया है, चा के चा वर्ग का अंतिम वर्ण है। जो झभई में इया है वो अंतिम वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। अच्छी तरह देख लीजिए। 11वें नंबर का सूत्र है ख फ छ ठ खप छ ठ थ च ट त व। खप छटत चटतो। ठीक है, ये सबसे बड़ा सूत्र है माहेश्वर सूत्र का 11वां। 12 नंबर पर है क प य। 12वें नंबर पर क्या है? कपय। 13 नंबर का है श श स र। इसको जो मूर्धन्य श को कुछ लोग खाब की आवाज भी निकालते हैं तो शख शर भी हो जाता है, तो और इसे मूर्धन्य श कहते हैं, इसलिए हम सर कहते हैं। श श सर। ठीक है, इसमें हलंत लगा रहेगा। और 14 नंबर का सूत्र है, 14 से हल हो जाता है, तो ये 14वां सूत्र है हल। अब आपको याद करना है इसको। आ ई उड़, सभी एक एक करके पढ़ेंगे। आ ई उड़, री लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, ह य वरट, लड़ अमंगणनम, झभई, घड 10, जब गड 10, खफ छटथ चटतव, कपय सस सर हल। इतना आपने ध्यान दिया। अब यदि इतना आपने ध्यान दिया होगा तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि कहाँ किस सूत्र से किस सूत्र तक स्वरों का परिकलन किया गया है
और किस सूत्र से किस सूत्र तक व्यंजनों का परिकलन किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि सूत्रों की संख्या किस नंबर से किस नंबर तक है। आप कमेंट कर कर बताइए, ध्यान दीजिए, इस पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए और आप कमेंट करके बताइए। पहला 4 में सभी स्वर हैं। जी बिल्कुल, पहले से लेकर 4 तक सभी स्वर हैं। बहुत अच्छे, यही है, आपको ध्यान देना है कि आ ई उड़ री ऋक ए ओंग ऐ औच, ये चारों स्वर हैं। इसके बाद ये 5 से लेकर 14 नंबर तक ये सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। तो हम इसे देखिए, माहेश्वर सूत्र को एक और नाम देते हैं प्रत्याहार सूत्र। कौन सा सूत्र? प्रत्याहार सूत्र। देखिए ये प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक है ना, प्रत्याहार। अब आपके समझ में ये नहीं आया होगा, किसी के मन में होगा सवाल कि प्रत्याहार कहते किसे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रत्याहार होता क्या है। तो प्रत्याहार वो होता है कि जैसे 2 सीटर गाड़ी हो। 2 सीटर गाड़ी का मतलब आप जैसे 2 पहिए में चल रहे हो, एक लोग बैठे हो और 2 लोग बैठे हो, तो 2 लोग, जहां 2 लोगों की संख्या होती है वो प्रत्याहार है। 2 मतलब छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात को समाहित कर देना, ये छोटी सी बात कह के बहुत बड़ी बात कह देना, ये है प्रत्याहार। ठीक है, ठीक है। देखिए हम आपके कमेंट देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। देखिए प्रत्याहार मैंने बताया कि 2 सीटर गाड़ी है, तो जैसे हमने लिख दिया क्या, अच, अच लिख दिया, तो ये क्या है, ये प्रत्याहार है। ठीक है, अच प्रत्याहार है। और अच को ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ये जान लीजिए। और अच क्यों कहा गया, क्योंकि ऐ उड़ का ये आ और ये ऐ औच का चा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक ये सारे स्वर कहे जाते हैं। तो ये प्रत्याहार बनाएंगे तो पहला सूत्र का पहला अक्षर और चौथे सूत्र का अंतिम अक्षर ये ले लेंगे तो अच बन जाएगा। और अच को क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार में अच में क्या आता है, सारे स्वर आते हैं। ठीक है ना। तो आपको एक चीज और जान लेना है यहीं पर कि प्रत्याहारों की संख्या यदि इस तरह से अच जैसे बनाया गया है, इसी तरह से कई शब्द बन जाएंगे। जैसे अच बन जाएगा, अड़ बन जाएगा। हाँ, आगे हम बता देते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अगले पेज पर चलते हैं। देखिए हमने कहा अच, अच क्या है, अच एक प्रत्याहार है। तो अच कहकर हमने सारे स्वरों का परिकलन कर लिया, सारे स्वरों को जान लिया। इसलिए ये प्रत्याहार रखे जाते हैं कि हम छोटी सी बात, छोटे से शब्दों में अपनी बड़ी बात कह दी। अभी पूरे स्वर कहना हो तो आ ई उ री री आ ए ओंग ऐ औच, ऐसे आपको बोलना पड़ता। और अच कह दिया तो आपका समय भी बच गया और सारे सूत्रों का परिकलन भी हो गया। इसलिए प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहार शॉर्टकट कर देता है इसे। आजकल लोग किसी रास्ते से जाते हैं तो शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं ना, तो वही ये शॉर्टकट तरीका है। सारे स्वरों को जानने के लिए ये शॉर्टकट तरीका है। देखिए अच प्रत्याहार में आ ई उ री ली ए ओ आई औ, इस तरह से लिखा जाता। अच्छा, किसी के मन में यह भी सवाल होगा कि आई ऊ के बाद अड़ा क्यों नहीं लिखा गया और री री के बाद का क्यों नहीं लिखा गया, ए ओ के बाद अंगा क्यों नहीं लिखा गया, ए आई औ के बाद चा क्यों नहीं लिखा गया। ठीक ना, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जो अंतिम वाले वर्ण हैं, अड़ा है, का है, अंगा है और चा है, टा है, अड़ा है, माँ है, यहां पर इया है, ये मूर्धन्य शाह हो गया, ये तालव्य शाह हो गया, और ये वाह है, या है और रा है और ये ला है। ये सारे इत संज्ञक वर्ण हैं। इत संज्ञक वर्ण का मतलब होता है इनकी इत संज्ञा हो जाती है और जिनकी इत संज्ञा हो जाती है उनका लोप हो जाता है। तो जिनका लोप हो जाएगा उनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है, मात्र बस केवल प्रत्याहार बनाने के लिए हैं।
ठीक है। केवल प्रत्याहार बनाने के लिए केवल इनका अंतिम वर्णों का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में आप प्रयोग करेंगे जी, सिया अग्रवाल जी, बिल्कुल पढ़ने में हम प्रयोग करेंगे। जैसे अण पढ़ेंगे या फिर पूरे ऐसे पढ़ेंगे, आई उण रिलिक एओंग एउच हैवरट लड़ अमंगड़नम झबै घड़दस जब गड़दस खप चरट चट तो कप ऐसा सरल, आप ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसे प्रत्याहार भी बनाएंगे, तो प्रत्याहार बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए अट प्रत्याहार बनाए, तो अट प्रत्याहार में टाको आप पढ़ेंगे, लेकिन जिस समय अट प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तो आप सभी का अंतिम वर्ण सभी को निकाल देंगे। कभी कभी पूछ लेता है ना कि सवाल पूछता है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे या कितने वर्णों को गिना गया है। सवाल यूपी टेट में ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्णों की गणना की गई है। ठीक है ना। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्णों की गणना की गई, आप बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं कितने लोगों ने समझ लिया। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्णों की गणना की गई है, बताइए, जल्दी से बताइए सारे लोग। देखिए वीडियो पसंद आती है आप कमेंट में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मजा आएगा। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। ठीक है। कमेंट कीजिए, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। जी रंजना वर्मा जी, आप इंग्लिश में लिख रही हैं, उसको हिंदी में टाइप किया करिए। थोड़ा सा संस्कृत, सब ये संस्कृत भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। देखिए अण प्रत्याहार में आ ई उ, ये 3 वर्ण आते हैं, आ ई उ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों का 3 आया है, जवाब बहुत सही है। राजकुमार राज भैया 14 बता रहे हैं। 14 कैसे बता रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा गलत है। अण प्रत्याहार वहां पर भी है। अण देखिए 2 जगह अड़ा, इत संज्ञक वर्ण 2 जगह अड़ा है, एक अड़ा यहां पर है, एक लड़ ये वाला अड़ा है। ठीक है ना। तो अण प्रत्याहार 2 जगह बनता भी है। प्रत्याहारों की संख्या मैंने बताया 42। प्रत्याहार कितने हैं, 42 हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 या तो 43। लेकिन जब 42 ना रहेगा तब आपको 43 मारना है, 43। ठीक है। नहीं तो आपको 42 ही मारना है। किसी भी यदि ऑप्शन में 42 43 दोनों दिया रहेगा तो भी आपको 42 ही मारना है, 42 प्रत्याहार मारना है। ठीक है ना। यूपी टेट के लिए 42 प्रत्याहार सही है। अब आपको बताता हूं अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में एक अण इसको भी गिना गया है, एक अण जो वो 14 वर्ण तक जो जाता है, लड़ तक, 6वें सूत्र तक, पहले सूत्र से लेकर 6ठें तक, ये वाला आपको नहीं गणना करना है। गणना वहां करना है जब आपसे पूछ ले अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, ये सूत्र देकर पूछेगा। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र के अंतर्गत अण प्रत्याहार में कितने वर्णों की गणना की गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, यह सूत्र देगा, प्रश्न में यह सूत्र लिख देगा कि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र के अनुसार अण प्रत्याहार में कितने वर्ण की गणना की गई है। तब आपको कितने वर्ण मारना है, तब आपको 14 मारना है। यदि सीधा सीधा वो पूछता है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण हैं, तो सीधे से एकमात्र जवाब होगा 3 वर्ण, आ ई और उ। ठीक है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण, अण प्रत्याहार के अंतर्गत 3 वर्ण। यदि पूछ लिया कि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों की गणना की गई है, तब आपको बताना है 14 सूत्र, पहले सूत्र से लेकर 6ठे सूत्र तक। ध्यान दीजिए, गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, लड़ तक कितना हो गया, 14। ठीक है। आपको ये जरूर ध्यान देना है, पहले से लेकर 6 तक आप गणना कर लीजिएगा। अंतिम वर्णों को आपको नहीं गिनना है, सभी के अंतिम वर्ण, चाहे जिस प्रत्याहार के बारे में वो पूछेगा
आपको अंतिम वर्ण नहीं गिनना है। ठीक है, बस ये अंतिम वर्ण के पहले वाले सारे वर्णों को आपको गिन लेना है और फिर इसके बाद आपको मार देना है। जैसे पूछ लिया आपसे, अगले स्टेप में हम बता दें, इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, आप ध्यान दीजिए, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कितने वर्ण होंगे? इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? चलिए हम बताते हैं। आई उण का आपको आ छोड़ देना है, ई ले लेना है, ई उ री और लरी। ठीक है, आ ई उ, आ को हटा देना है, ई उ री लरी। केवल 4 वर्ण आएंगे। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 4 वर्ण आएंगे। ठीक है ना। जिस वर्ण से यदि प्रत्याहार कुछ भी पूछेगा, इक पूछ ले, आज पूछ ले, अट पूछ ले, अट पूछ ले, तो ऐसा ना करिएगा कि आ को छोड़ दें। आ को जरूर लेना है। कहीं से भी पूछेगा तो पहले अक्षर को जरूर लेना और अंतिम वाला जो इत संज्ञक है उसको छोड़ देना। और प्रत्येक नंबर के सूत्र में सभी के अंतिम इत संज्ञक वर्ण को छोड़ते चलना है। बस इतना जान लीजिए। और आगे बता देते हैं हम आपको। देखिए, इसमें यदि आपसे माहेश्वर सूत्र में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, प्रश्न बनता है यूपी टेट में, और बहुत सही प्रश्न है। यह पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है, माहेश्वर सूत्र के ऐसे इत संज्ञक वर्ण का नाम बताइए जो 2 बार पूछा गया है, जो 2 बार आया है माहेश्वर सूत्र में। कमेंट करिए, बताइए। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक मैंने बता दिया कि लास्ट वाले सभी वर्णों को इत संज्ञक कहते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? तो आपका कमेंट या आपका जवाब क्या रहेगा? अड़ा। आई उड़ आया है एक जगह और लड़ आया है। ठीक है ना। ये अड़ा जो है यही 2 बार आया है। ऐसा इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? अड़ा है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया, लेकिन प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, देखिए, मन से देखेंगे अच्छी तरह से, ये पूरा सूत्र आप माहेश्वर सूत्र नोट कर लीजिए। सारे माहेश्वर सूत्र को आपको नोट करना है, 14 को। फिर इसके बाद आपको ध्यान से देखना, आ ई उड़, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, हैवरट, लड़, अमंगणनम, झबय, गढ़ दस, जब गढ़ दस, खप छटत चटतो, और कपय, सससर और हल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अड़ा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। अच्छा, एक प्रश्न और इसमें से बनता है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? इत संज्ञक नहीं लगाता, आपसे पूछ लिया ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है। केवल वर्ण के बारे में पूछेगा, इत संज्ञक वर्ण के बारे में नहीं पूछेगा। आपने ध्यान दिया? कितने लोगों ने ध्यान दिया? कमेंट करिए। ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? माहेश्वर सूत्र में 2 बार परिकलन किया गया है, 2 बार गणना की गई उसकी। मैं आपको बता दूं, जैसे हैवरट का हा है और हल का हा, ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं। ठीक है, 2 वर्ण हैं जो 2 बार आए, मतलब एक वर्ण है जो हा है वो 2 बार आया और इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको इतनी जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अच किसे कहते हैं? स्वर को। अब पूछ लिया कि हल किसे कहते हैं या व्यंजन को क्या कहते हैं, तो भी आपको व्यंजन को पूछ लिया तो आप हल बताएंगे। ठीक है, और हल को पूछ लिया तो आप व्यंजन बताएंगे, क्योंकि हल को ही व्यंजन कहते हैं। प्रत्याहार अभी आपने पढ़ा था, हैवरट के हा से लेके हल के ला तक, तो ये ला जो है वो हैवरट, वो हल का ला है, हल का अंतिम 14वें सूत्र का ला है, और हैवरट का ये हा है।
तो यहाँ से हैवरट से लेके हल तक सारे व्यंजन वर्ण गणना किए गए हैं, इसलिए इसको हल कहते हैं और इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, एक याद करने की ट्रिक मैं आपको और बता देता हूं। आपने ध्यान दिया होगा, चलिए ये थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ भी हो रहा है, आगे हम दूसरे पेज पे लिख देते हैं। पढ़ते रहिएगा, बोलते रहिएगा, जहां भी जो लोग देख रहे हैं बोलते रहेंगे, आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा। रीलरिक, एओंग, आय औच, हयवरट, लड़, सातवां है यमंगणनम, यमंगणम, या है यमंगणनम। आठवां है झाभाई, या है और फिर नौवां है घा ढ धा श। 10वां है ज ब ग ड द श। ठीक। 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, खफ छठत चट तव। ठीक है। 12वां है कपय। 13 है श ख श र और 14वां सूत्र है हल। बस इतना जान लीजिए कि जब किसी चीज का हम समापन करते हैं या पूरी कार्य विधि पूरी हो जाती है तो उसको हल कहते हैं कि कार्य हल हो गया है, कार्य समापन हो गया है। तो बस इतना याद रख लीजिए कि 14वां सूत्र हल है। ठीक है, इतना याद रखना है और 1 से 4 तक आपको पूरे स्वर याद रखना है। अच्छा, 5वां सूत्र क्या है? हय वरट और लण। देखिए ये अवर्गीय व्यंजन है। अच्छा, वर्गीय और अवर्गीय व्यंजन आप जानते हैं, मैं बता दूं। वर्ग किसे कहते हैं? जैसे कु, चू, टू, तू, पू। कु से का वर्ग, कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। बस इतना आपको ध्यान देना है। ये कु चू टू तू पू, कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, तू से ता वर्ग और पू से पा वर्ग। तो ये जो है ये पहला, यदि 5वें छठे को देखेंगे तो ये अवर्गीय हैं, ये वर्ग में नहीं आते। हमारे पास वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। का खा गा गा अंगा एक वर्ग हो गया, चा छा जा जा इया दूसरा वर्ग हो गया और टा ठा डा डा अड़ा ये तीसरा वर्ग और ता था दा दा ना चौथा और पा फा बा भा मा ये 5वां वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में ये नहीं आते हैं, इसलिए अवर्गीय कहा जाता है। तो आपको पहले ये याद कर लेना है कि पहले जो रखे गए वो अवर्गीय व्यंजन रखे गए। ठीक है ना। पहले अवर्गीय में कौन कौन से? ह य व र ट,
तो है वरट लड़ में, तो टा को आप इत संज्ञक है, इसको आपको याद ही नहीं रखना है और लड़ को भी नहीं याद रखना, लेकिन पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए आपको याद रखना है। तो है वरट लड़ में ये आपके अवर्गीय व्यंजन आ गए। फिर इसके बाद सातवां है, देखिए ये पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का देखिए का इसमें है, ये अंगा हो गया, चा का है ये इया हो गया, और फिर टा का है, टा का कौन सा, अड़ा हो गया, और ता का कौन सा हो गया, ना हो गया, और ये पा का कौन सा हो गया, मा हो गया। ठीक ना, इस तरह से ये 5 वर्ड देखो, पांचों वर्गीय व्यंजन हैं, ये अंतिम व्यंजन, 5 वर्गों के अंतिम व्यंजन यहां पर रखे गए 7वें सूत्र में। 5वें और 6ठे में अवर्गीय व्यंजन, 7वें सूत्र में पूरे वर्गों के अंतिम जो 5 वर्ग हैं उनके अंतिम वर्ण रखे गए। फिर इसके बाद चौथे वर्ण रखे गए। 5वें के बाद कौन सा रखे गए, देखिए सीरियल उल्टा है, पहले अवर्गीय व्यंजन रखा गया हा या वरट लड़ तक, फिर इसके बाद 5वें अक्षर, फिर इसके बाद चौथे अक्षर, फिर इसके बाद तीसरे अक्षर वर्गों के, और फिर इसके बाद दूसरे अक्षर वर्गों के, और फिर इसके बाद पहले, और फिर इसके बाद अवर्गीय व्यंजन। इसलिए आपको मन से ध्यान देना है, अच्छी तरह से पढ़िए, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी, ये याद करने का सरल तरीका है, याद ऐसे करेंगे तो आपको सरलतम आ जाएगा कि देखिए ये यदि अवर्गीय व्यंजन पहले तो है वरट लड़ तक है वरट लड़ के बाद फिर 5वें अक्षर रखे गए, तो 5वें अक्षर कौन में है, 7वें नंबर पर 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर किस में है, 7वें नंबर पर। फिर झभय है, झभय चौथा अक्षर है, और ये घटधस, देखिए 2 इसमें वर्ण झ भ और घ ढ ध, ये 3 वर्ण, तो 8वें और 9वें में चौथा वर्ण आ गया। फिर ये देखिए तीसरे वर्ण जब गढ़ दश, ठीक, जब गढ़ दश में देखिए ये तीसरा वर्ण जा है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, और बा पाफा बा पा वर्ग का है, गा किसमें का है, का खा ग, और ये डा टा ठा डा ना, और ये ता था द, ठीक ना, तो ये तीसरे वर्ण है। फिर इसके बाद देखिए ये दूसरा वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख फ छ ठ और थ, देखिए 5 वर्ण हो गए। अब यही देखिए 11वां सूत्र सबसे बड़ा सूत्र है, 11वां सूत्र के सबसे बड़ा है, तो इसमें देखिए पहला भी इसी में जोड़ दिया गया है, तो चा टा ता और क और प, 3 वहां वर्ण जोड़ दिया गया, 11वें में पहला वर्ण, और यहां पर 12वें में का और पा जोड़ दिया गया। और फिर देख लीजिए पहले तक तो हो गया, अब इसके बाद अवर्गीय व्यंजन श ख श, और ये ह, ये भी अवर्गीय। तो अवर्गीय व्यंजनों से माहेश्वर सूत्र शुरू हुआ व्यंजनों की संख्याओं में, और फिर अवर्गीय व्यंजन पर ही खत्म हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आवश्यक चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि कठिन लग रहा है तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, लेकिन दिक्कत बस और लोड नहीं लेना है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले अवर्गीय व्यंजनों को रखा गया 2 सूत्रों के अंतर्गत, और 7वें में अंतिम वर्गों के अंतिम अक्षर रखे गए 7वें सूत्र में, फिर चौथे सूत्र रखे गए 8वें और 9वें सूत्र में, और जब गढ़ 10 ये जो 10वां सूत्र है, देखिए 10 इसमें लिखा भी है, तो आपको याद रखना चाहिए कि 10वें सूत्र पे कौन सा है, जब गढ़ 10। तो इस तरह से आपको अपने से ट्रिक ढूंढना पड़ेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। संस्कृत व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण माहेश्वर सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्र हैं, इनको बहुत याद रखना जरूरी है आपके लिए। तो जब गढ़ 10, और फिर ये सबसे बड़ा सूत्र है खप छठत चटतो कपय, फिर कपय, फिर शस्यर और हल। देखिए आपको स्वर तो आप याद कर लीजिए, आ ई उ, ये सीरियल से हैं, आ पहले छोटा, फिर छोटी, उ, फिर री ली, ए ओ आई औ, है ना। बड़ा आ बड़ी ई को नहीं रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया कि बड़ा आ छोटा आ और छोटा आ मिलके ही बड़ा आ बनता है, छोटी ई मिलके ही बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ मिलकर ही बड़ा ऊ बनता है, इसलिए उनको नहीं रखा गया। मूल स्वर केवल रखे गए हैं, मूल स्वरों से आप बना सकते हैं। इसलिए पहले आपको ये स्वर याद रखना है, आ ई उ, री ली, ए ओंग, ए औच, ठीक ना, याद हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपको हैवरट लड़ अमंगरणम ये वाला याद करना है, तो ये जैसे मैंने ट्रिक बताया वैसे याद कर लीजिए। अच्छा, है माने घोड़ा होता है, है माने क्या होता है,
एक ट्रिक बताता चलता हूं थोड़ा थोड़ा। है माने घोड़ा, घोड़ा के कितने पैर होते हैं? 4। 4 पैर होते घोड़े के। यदि मान लीजिए दूर से देखा जाए तो उसकी पूंछ यदि दिखाई दे तो आपको 5 पैर वाला कोई जीव दिखाई देगा। पूंछ भी उसकी लटकती होती, बड़ी पूंछ होती है, तो पैर के जैसे वो भी दिखाई देती है। तो आपको 5वें नंबर पर हैवरट, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि हैवरट वाला है मतलब घोड़ा होता है, और ये 5वें नंबर का होता है। 4 पैर और एक पूंछ, 5 हो गया। 5वें नंबर पर क्या हो गया? हैवरट। मान लीजिए 6 लोगों में झगड़ा हो जाता है तो लड़ वाला कौन सा सूत्र है? 6 हो गया। 7वां अमंगर्णम। यमंगर्णम जो होता है वो नासिका वर्ण होता है, नासिका से हमेशा बोला जाता है। मुख नासिको वचनो अनुनासिका, तो जो मुख और नासिका की सहायता से जो बोला जाए उसे क्या कहते हैं? नासिका वर्ण कहते हैं। तो ये नासिका वर्ण होते हैं। आपने कार्टून देखा होगा बचपन में, हाँ कार्टून आपने देखा है कि नहीं? जिन लोगों ने देखा होगा, कार्टून की नाक कुछ इस आकार की बनी होती है, तो आपको याद रखना जो नाक के बल बोले जाते हैं वो 7वें नंबर पर हो गए। बहुत अच्छा, आसान है, बस याद करना चाहिए, बस याद रखे रहिएगा, याद हो जाएगा। 7वें नंबर पर क्या है? इवंगर्णम है। और झबय, जो झबय है थोड़ा सा झंझटी है। झा को यदि हम ऐसे बना दें, ये झा है, ठीक ना? झा का यदि झा को ऐसे बनाते हैं और इसका जो इतना मेड़ दिए तो ये 8 ऐसे बन जाएगा झा वाला। झा आप ऐसे बनाते हैं ना, रुकिए, ऐसे बनाते हैं झा। तो झा को जब इधर वाला ऐसे ऐसे मिला देंगे तो ये 8 बन जाएगा, और इधर वाला मिटा दीजिए, ठीक ना? तो 8वें नंबर पर आपको झबे याद आ। देखिए एक कहानी बता रहा हूं कि थोड़ा सा आपको लगेगा अरे 14 सूत्र हैं, कितना कठिन हो जाएगा, है ना? कठिन कुछ नहीं है। देखिए करने पे आएंगे बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा सरल है कर रहा हूं, बाकी याद करना तो आपको है। तो झबे वाला 8 जैसे बना लीजिए, तो झा को 8 जैसे बनाएंगे तो वो बन जाएगा। तो झबे, जब आप पहले एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार खूब पढ़िएगा इसको, मन से एक एक अक्षर को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर नहीं याद होता है तो थोड़ा सा ट्रिक का सहारा लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना? घट धस, मान लीजिए भूकंप आया और 9 घर धस गए। कितने घर धस गए? 9 घर। तो 9वें नंबर पर क्या हो गया? घट धस। क्या हो गया? घट धस, ठीक ना? आपको ये याद रखना है। कितने घर धस गए आपको याद रखना है कि 9 घर धस गए, तो 9वें नंबर पर क्या है? घट धस हो गया, ठीक ना? घट धस। और जब घट धस में 10 लिखा हुआ है तो 10 किस में लिखा हुआ है? यदि पूछ लिया वहां पे यूपी टेट के परीक्षा में आप बैठे हैं, आपसे पूछ लिया कि जब घट 10 का माहेश्वर सूत्र संख्या क्या है, तो आप बता दीजिए 10 लिखा हुआ है। ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ना पढ़ने की, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। 10 लिखा है, 10 मार दीजिए, जब घट 10 हो गया। अच्छा 11वां थोड़ा सा झंझटी है, थोड़ा सा कठिन है। सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है? 11वां है। ग्यारहवां सूत्र आपको याद रखना है। 11वां सूत्र कहता क्या है? ख फ छ ठ थ चट तौ। ये सबसे बड़ा सूत्र, माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है? 11वां सूत्र है। यदि आप कभी स्टेशन गए हो, गांव में छोटे छोटे स्टेशन में, जंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, गांव में यदि 2 लाइनें होती हैं ज्यादातर, एक ट्रेन ऐसी जाती होती, एक ट्रेन ऐसी आती होती है, ठीक ना? 2 पटरियों को मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और ट्रेन प्लेटफॉर्म से आप कूदकर 2 पटरियों के बीच में खड़े हो जाएं। एक पटरी से ट्रेन जा रही है, एक पटरी से ट्रेन आ रही है, बीच में गैपिंग होता है। ये नहीं कि आप ट्रेन की पटरी पे खड़े हो जाएं, ऐसा मत करिएगा। तो ट्रेन के 2 पटरियों के बीच में जो गैपिंग जगह होती है उस पे यदि आप खड़े हो जाएं, तो जब 2 ट्रेन आपस में चलेंगी तो यदि आपका मन लगेगा, देखिए मानव दिमाग है, जहां पर लगाएंगे वहां लग जाएगा, यहां लगाएंगे तो यहां लग जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो फिर मैं चाहकर भी आपका दिमाग यहां लगाऊं तो लग नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, गांव में एक पपीहा बोलता है तो वो कहता है पान पियो पान पियो, ऐसा लोग कहा करते हैं कि वो पानी मांगता है।
यदि वो कह दे कि मैं गद्दा मांग रहा है, गद्दा ले हो, तो क्या गद्दा नहीं हो जाएगा? ये मानव दिमाग है। मानव दिमाग जहां लगाएंगे, लोगों की ऐसी एक विचारधारा चली आएगी, वो पपीरा पानी के लिए हमेशा चिल्लाता रहा, इसलिए पान पियो। तो मैं केवल दिमाग आपका कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि 11वें नंबर पर जो खपछटत चटतव है, इसमें जब ट्रेन आएगी और जाएगी तो कुछ ऐसी आवाज आएगी, खपछटत चटतव, खपछटत चटतव, क्योंकि उसकी आवाज ऐसी चला करती है, खचपच चलती है ना, आप सुने भी होंगे, ध्यान दिए होंगे। तो वो यदि वहां पर दिमाग लगाएंगे तो खपछटत चटतव यदि आपको सुनाई देगा, तब यहां पर क्या करिए, तब आपको ये 11, एक ट्रेन जा रही एक ट्रेन आ रही मान लीजिए, तो 11वें नंबर पर ये तीर हमने हटा दिया, तो 11वें नंबर पर कौन सा हो गया? खपछटत चटतव। इसको आपको मन से पढ़ना है, खपछटत चटतव, ठीक ना? खप छठ थ चटतव, ठीक ना? अब ये हो गया 12वां नंबर का सूत्र। 12वें नंबर को सूत्र को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 12वें नंबर का सूत्र है कपय। कपय आपको पढ़ के लगता नहीं कि किसी वस्तु या सामान की ओर इशारा कर रहा है? लग रहा है घर में कोई ऐसी घरेलू वस्तु जिसकी तरफ यह इशारा करता हो? ध्यान दीजिए, कपय कप की तरफ। यदि आप कप लेते हैं, घर में कप की आवश्यकता होती, तो कप को आप वजन में लेते हैं या गणना करके लेते हैं, 12 दर्जन में या आधे दर्जन, ऐसे ही लेते हैं ना? वजन करके तो कोई नहीं लेता है। कप कैसे लेते हैं? दर्जन में लेते हैं। तो कपय वाली संख्या क्या हो गई? 12। मान लीजिए ये कप के बारे में जो कपय है, आपको थोड़ा सा कप जो लिखा है उसमें यह जोड़ना है, तो कपय वाली संख्या कौन सी है? आपको 12 ऐसा बताना पड़ेगा, ऐसा याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, इतना मेहनत तो लाजमी है। अब देखिए फिर आगे आ जाता है शख शर। शख शर 13वें नंबर पर शख शर है। 13 नंबर का सूत्र क्या है? शख शर। इसमें 3 सा हैं। कितने सा हैं? 3 सा। यदि ये रा को हम एक मान लें और शा शा शा, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, ये आपको याद रखना है। जो ये वाला शा है, ये इसे हम क्या कहते हैं? तालव्य शा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे मूर्धन्य शा कहते हैं। और ये क्या है? ये दंत शा है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। लोग गांव में कहते हैं सरौता सा, और ये खटकोण सा, शरीफा सा। ये वो जमाना चला गया जब आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते रहे। अब आपको केवल ऐसे बताना है, संस्कृत के छात्र बनने जा रहे हैं या एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको इतना जरूर जानकारी होना चाहिए कि ये जो सा है, शा, ये है तालव्य शा। कौन सा शा है? तालव्य शा। और ये जो सा है, ये मूर्धन्य शा है। कैसा है? मूर्धन्य शा। और इसे क्या कहते हैं? इसको दंत शा कहते हैं। तो रा को यदि हम एक मान ले और 3 संख्याएं शा की है, तो ये 13 ऐसे हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो शर है, ये 13वें नंबर का है, ठीक है? और हल किसी चीज का जब हम पूर्ण समापन कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हल कहते हैं, ठीक ना? तो 14वें नंबर पर क्या हो गया? हल हो गया। भैया किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर कर बताइए, हम आपके कमेंट देख रहे हैं जी। दंत शाह वाला, ये सरौता शाह जिसे आप अभी तक बोलते आए हैं, ये दंत शाह है। सरौता शाह को क्या कहते हैं? दंत शाह। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि सरौता शाह जिसे आज तक हमने पढ़ते आए, वो दंत शाह है। जो शरीफा या शलजम वाला शाह है, वो तालव्य शाह है। और जो खटकोण वाला बीच में पा को बीच में चीर देते हैं ना, वो है मूर्धन्य शाह। ऐसा आपको ध्यान देना है, ठीक ना? और हल हो गया। लास्ट 14वां सूत्र क्या है? हल है, ठीक ना? बस इतना आपको ध्यान देना है। आगे चलें। हमने बताया माहेश्वर सूत्र में वर्णों के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये आप जान लीजिए, मैंने बता भी दिया है। वर्ण 2 प्रकार के। ये पूछ लेगा यूपी टेट में, प्राथमिक शिक्षक में हो या
माध्यमिक शिक्षक, ये उच्च प्राथमिक शिक्षक में, दोनों में आपसे पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण किसे कहते हैं। तो आप इतना तो जानकारी होना चाहिए। वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम बता दें स्वर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना यह है, जो स्वर होते हैं इनके प्रकार तो जान ही लीजिए, ह्रस्व और, देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, स्वर कितने तरह के? स्वर तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आपको जानना है। ठीक ना, क्योंकि पूछ भी लेगा आपसे, पूछ सकता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। हाँ, उकालो, देखिए सूत्र होता है इसका एक, उकालो अह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये जो लगा हुआ है ये अवग्रह है। ठीक ना, आपको आगे चल के इसके बारे में भी जानना है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः का अर्थ क्या होता है मैं बता दूं। उकार आदि स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इस तरह के तीन प्रकार होते हैं। उकार आदि कौन हो गया? आ, ई, उ, री, लृ। ठीक, आ, ई, उ, री, लृ। लृ का, ये लृ को हटा दीजिए, लृ को इसलिए हटा दीजिए क्योंकि लृ का दीर्घाभाव होता है, दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ अभाव होता है। तो इसलिए आ, ई, उ, री का ये तीन प्रकार, ये तीनों जो है, ये आ, ई, उ, ये तीनों प्रकार में होते हैं। ह्रस्व में होते हैं, दीर्घ में होते हैं और प्लुत में होते हैं। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इतना आपको जानना पड़ेगा। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः मतलब उकार आदि की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं होती हैं। ठीक ना, इतना जान लीजिए। अच्छा, व्यंजन आपने पढ़ा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपने माहेश्वर सूत्र में तीन तरह के व्यंजन देखे होंगे। माहेश्वर सूत्र में कितने तरह के व्यंजन देखे? तीन प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और एक अंतस्थ व्यंजन। लेकिन यदि आपसे यूपी टेट में पूछता है कि व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको चार प्रकार लिखना पड़ेगा। हमने माहेश्वर सूत्र में तीन प्रकार के व्यंजनों को पढ़ा, लेकिन यदि आपसे यूपी टेट में पूछता है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो आपको चार प्रकार बताना है। एक कौन सा है? एक संयुक्त व्यंजन है या मिश्रित व्यंजन जिसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन आते हैं? 25 वर्ण आते हैं, का से लेकर, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। का वर्ग से पा वर्ग तक ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। कु, चु, टू, तु, पु, ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, तू से ता वर्ग और पू से पा वर्ग। ये सभी किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म मतलब होता है गर्म, जिससे सांस, गर्म सांस निकले, वो कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन।
तो ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? ये तीनों शा और हा, ठीक, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, ख, शा, ह। इनमें से जब बोलेंगे तो आपके मुख से जो है गर्म सांस निकलेगी, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब गर्म सांस निकलती है जिसे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सांस ज्यादा से छोड़नी पड़ती है, ठीक ना। अब ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? या, व, र और ला। आपने हैवरट लड़ पढ़ा है ना, तो हैवरट में जो हा को छोड़कर हा इसमें चला जाता है, या, व, र, ला बचता है, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, ठीक ना। रंजना वर्मा जी, ऊष्म व्यंजन है शाखा शाहा, अंतस्थ व्यंजन यारा लाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है। मन से इसी तरह पढ़ते रहिए, सब कुछ सरल है, कुछ कठिन नहीं है, बस जानना आप नहीं रहे अभी तक, और बहुत आसानी से मैं बताऊंगा। जो आपको दिक्कतें होंगी आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, मैं सारे समस्या आपकी सॉल्व करूंगा। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका देखिए पूरे व्यंजन वर्ग में इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र में नहीं रखा गया है, ठीक ना। ये छात्रज्ञ, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छा भी संयुक्त व्यंजन है और ये भी त्रा भी है और ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी आवश्यकता माहेश्वर सूत्र में पड़ी नहीं, इसलिए इनको रखा नहीं गया। बस आपको जान लेना है कि व्यंजनों के प्रकार कितने हैं। तो व्यंजन 4 प्रकार के, बस इतना आपको जानना है, ठीक ना। कादयो मावशाना, कादयो मावशाना, ये होता है का से लेकर मां तक के सारे व्यंजन क्या है? मां के अवसान तक। कादयो मतलब का से लेकर मां के अवसान तक, अवसाना, ये का होते हैं? ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक ना। ये सूत्र है आपका कादयो मावशाना। यदि पूछ रहे कादयो मावशाना के अंतर्गत क्या आता है, तो का से लेकर पा वर्ग तक, हाँ, का वर्ग से पा वर्ग तक सारे स्पर्श व्यंजन आते हैं। ये स्पर्श व्यंजनों का सूत्र है। यदि पूछ ले कादयो मावशाना क्या है, तो ये स्पर्श व्यंजन सूत्र है, ठीक ना। का से लेकर पा वर्ग तक, यदि मां तक, का से लेकर मां तक के सारे वर्ण परिगणित है इसमें, ठीक। देखिए हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर बताए थे। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर हमने बताए। तो ह्रस्व की कितनी मात्राएं होती, दीर्घ की कितनी मात्राएं होती और प्लुत की कितनी मात्राएं, ये भी आपके मन में सवाल उठता होगा। क्योंकि ये जब हम छंदबद्ध लिखते हैं, छंद कहीं पे लिखते हैं तो कोई मात्रिक छंद होता है, कोई वर्णिक छंद होता है। तो मात्रिक छंद में मात्रा लगाना ही होता है। तो मात्रा जहां लगानी होती है, तो जब तक हम आपको ये चीजें नहीं बताएंगे तो आप कभी मात्राएं नहीं लगा पाएंगे, ये भी जानना आवश्यक है। तो इसलिए ह्रस्व, देखिए एक मात्रो, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम
व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। ठीक है, एक मात्रो भवेत ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुते गेयम व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, अर्धमात्रिकम। ठीक ना। जो ह्रस्व होता है उनकी कितनी मात्राएं होती हैं? उनकी एक मात्रा होती है। द्विमात्रो दीर्घ उच्चतो, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी दो मात्रा होती है। जैसे आ है, ये ह्रस्व आ है, इसकी एक मात्रा होती है। और द्विमात्रो दीर्घ उच्चतो, यदि बड़ी ई या बड़ा आ या बड़ा ऊ हो गया, ये क्या हो गया? ये द्विमात्रिक हैं। द्विमात्रिक को हम ऐसे लिखते हैं, या दो मात्राओं का, जहां पर देखिए दो मात्राओं के उच्चारण में दो मात्राओं का काल, दो समय लगे। जैसे आ बोल दिए तो आ, मतलब दो आ बोलने का जो समय लगता है उसे दो मात्रिक कहते हैं। दो मात्राओं का जो समय ले उसे द्विमात्रिक कहते हैं। और प्लुतो गे त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयम, तीन मात्राओं वाला प्लुत होता है। जैसे ओम आप बोलते हैं, ओम ऐसे बोलते हैं तो तीन मात्राएं होती। या किसी को बुलाने के लिए, किसी को आप बुलाते हैं तो क्या ये प्लुत होता है। जैसे हे रमेश, तो ऐसा यदि आप दूर से किसी को आवाज देते हैं तो वो भी प्लुत होता है। इनका प्रयोग आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ह्रस्व की कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको बताना है ह्रस्व की एक मात्रा होती है। दीर्घ की कितनी मात्राएं होती हैं? तो दीर्घ की दो मात्राएं होती हैं। और प्लुत की कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्लुत की तीन मात्राएं होती हैं। क्योंकि इसके उच्चारण करने में जो समय लगता है वो तीन मात्राओं का काल लगता है, तीन मात्राओं के उच्चारण काल का समय लगता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत कहते हैं। और जो व्यंजन होता है, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। जैसे मान लीजिए व्यंजन ऐसे लिखा है, अब हलंत लिखा, हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर है ही नहीं है, तो ये अर्धमात्रिक है। और जब ये व्यंजन स्वर सहित हो जाएगा तो ये फिर व्यंजन पूरा नहीं रह जाएगा, फिर इसमें स्वर के साथ युक्त हो जाएगा। और ये शुद्ध व्यंजन यही है कि जिसपे हलंत लगाओ, इसमें स्वर रहित व्यंजन जो है वो शुद्ध व्यंजन होता है। ठीक ना जी, बिल्कुल सिया अग्रवाल जी। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत तीन मात्रिक, इतना आपको जानना है। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंटों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को और आपको भी। देखिए ये का जो है, का वर्ण, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये अर्धमात्रिक है। ठीक ना, ये हलंत के साथ है, इसलिए ये अर्धमात्रिक हो गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज की कक्षा का समापन यहीं पर करते हैं। अगली कक्षा में फिर आपसे रूबरू होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब तक जो पढ़ा आपके समझ में पूरा का पूरा आया है। यदि जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके बताया करिए। लाइव आपकी सारे कमेंट हम देखते रहते हैं, लाइव चलता रहता है, कमेंट आपका हम देखते रहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप हर व्यक्ति से मैं पर्सनल जुड़ना चाहता हूं। किसी तरह की कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए, हर कमेंट का पूरा मैं सलूशन यहां से करूंगा। बस आज के